जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम अपना अपना भाग्य नामक कहानी का रिवीजन करेंगे और इसके महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे पेपर की दृष्टि से। सबसे पहले तो इसका सार समझते हैं। दोस्तों, इसमें एक 10 साल का गरीब लड़का रहता है। 10 साल का 10 साल का लड़का। ठीक। ये है इसके केंद्र में, इसके इस कहानी के केंद्र में। अब ये लड़का अपने गांव से 15 कोस दूर भाग आता है शहर में। 15 कोस दूर। ठीक, 15 कोस। कितनी कोस दूर आ गया है अपने गांव से? 15 कोस दूर। और कहाँ आ गया? नैनीताल में। नैनीताल में। नैनीताल में। ठीक। यानी नैनीताल से इस लड़के का घर कितनी दूर है? 15 कोस दूर। ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। ठीक। अब नैनीताल में घूमने लेखक भी जाता है। तो लेखक कहाँ घूम रहा है? नैनीताल में। कहाँ लेखक भी घूम रहा है जिसने एक कहानी लिखी है। ठीक। अब लेखक को ये लड़का मिलता है एक दिन। तब इस लड़के से पूछता है कि तू क्यों आया यहाँ पर, कैसे भगा? तो ये बोलता है मैं हम गांव से दो जने भगे थे, एक साथ दो लड़के थे, उनमें से एक लड़का मर गया। ठीक, एक लड़का मर गया। और ये कहाँ काम करता है अभी फिलहाल? कहाँ करता था ये लड़का? लेखक से मिलने से पूर्व कहाँ काम करता था? एक होटल में काम करता था, जहां इसको क्या क्या मिलता था? 1 रुपया प्रतिदिन का और झूठा खाना। 1 रुपया और झूठा खाना इसे मिलता था, जिसमें इसका गुजारा चलता था। लेकिन ये वहां से भी भाग गया। वहां से भाग गया। फिर लेखक इसको अपने संग ले जाता है नौकरी की तलाश के लिए। लेखक अपने मित्र से बोलता है कि इस बेचारे को अपने यहाँ नौकरी पे रख लो। लेकिन लेखक का मित्र बोलता है कि ये पहाड़ी लड़के चोर होते हैं, इन लोगों का भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं इसको नौकरी पे नहीं रखूं। ठीक। फिर लेखक बोलता है कि रात भर तुम किसी तरह काट लो, अगले दिन मुझे होटल पे मिलना। कौन सी होटल पे? होटल डी पब। इस होटल पे मिलने को कहता है लेखक। लड़के से कहता है कि 10 बजे। कितने बजे की बोलता है? 10 बजे। 10 बजे मुझे इस होटल पे मिलना कल। ठीक, ऐसा कह के लेखक अपने कमरे में सो जाता है और बच्चा बेचारा बाहर बाहर ही सोता है भरी सर्दी में। और मौसम कैसा है इस कहानी में? सर्दी का मौसम। ठीक, सर्दी का मौसम है। अब लेखक तो अपने कमरे में चला जाता है। अब लेखक अगले दिन क्या करता है कि होटल डी पब पे होटल डी पब पे जाता है 10 बजे। कितने बजे? 10 बजे। और कुछ देर तक इस लड़के का इंतजार करता है। किसका? इस 10 साल के गरीब लड़के का। लेकिन ये लड़का होटल डी पब नहीं पहुंचता। तब लेखक की बस रहती है अपने गांव जाने के लिए। फिर लेखक थोड़ी देर रुककर अपनी बस में बैठ जाता है। अब लेखक बस में अखबार खोलता है तो अखबार में खबर पड़ता है कि एक लड़का बाहर सो रहा था और अधिक सर्दी के कारण उसकी मौत हो गई। उसके ऊपर हल्की हल्की बर्फ की परत जम गई थी। इतनी भयंकर सर्दी थी और जिससे उसकी मौत हो गई। और वो लड़का कौन था? यही लड़का था, वो 10 साल का। तो गरीबी के कारण उस लड़के की मौत हो जाती है और लोगों के इस प्रकार के रूखे रवैये से जो उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। ठीक, इस कारण उसकी मौत हो जाती है। अगर वो समय पर उस समय उसको अपने घर पे की छत के नीचे ठहरने की बोल देते तो शायद वो लड़का नहीं मरता। ठीक। तो दोस्तों, ये ऊपर ऊपर का सार हमने देखा। अब विस्तार से कहानी को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो क्लास को लाइक कर दो दोस्तों, और कमेंट जरूर करना आप। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए, नेट जारे वाले ग्रुप से जुड़ने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर दो, मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा, उससे जोड़ दूंगा। ठीक। आगे देखते हैं। इस कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। किसने लिखी दोस्तों ये कहानी? जैनेन्द्र कुमार ने। इसमें पात्र कौन कौन है? कथावाचक हैं, उसका मित्र हैं, वकील हैं, 10 वर्षीय बालक जो बेघर है।
परिवेश कहाँ का है? नैनीताल का परिवेश है। यह कहानी आत्मकथात्मक शैली में या में शैली में लिखी गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कौन सी शैली में लिखी गई है, आत्मकथात्मक या में शैली में। विषय वस्तु क्या है इसकी? गरीब बच्चा सर्दी से मर जाता है क्योंकि अमीर लोगों ने उसके प्रति संवेदना नहीं दिखाई। अब देखिए कहानी का सारांश। लेखक लिखता है, बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर भी हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या। तो प्रश्न पूछेगा आपसे, लेखक कहाँ घूमने गया था? अपने अपना भाग्य कहानी में नैनीताल में घूमने गया था। ठीक, कहाँ घूमने गया था? नैनीताल में। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान था। तो कौन से मैदान का जिक्र है इसमें? पोलो वाले मैदान का। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, कहानी में प्रश्न बन जाएगा इस कहानी से। अपने अपने भाग्य में पोलो वाला मैदान का जिक्र है या नहीं? तो है भैया इसमें जिक्र, ये आपको ध्यान में रखना है। सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था जहां सुहावना रसीला बाजा बज रहा था। ताल में किश्तियां अपने सफेद पाल उड़ाती हुई तालन तालाब में और तालाब में नाव नाव कश्तियां हैं, नाव अपने सफेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थी। पीछे पोलो लॉन में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। तो पोलो लॉन में बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे? हॉकी। ये भी फैक्ट महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन जाएगा। अपने अपने भाग्य कहानी में पोलो वाले लॉन में बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे? तो हॉकी खेल रहे थे। ठीक, सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था, उसका न ओरता न छोड़ता। अंग्रेज रमणियां थी जो धीरे धीरे नहीं चलती, तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में लाज आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ जरा जी होते ही किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े फटकार सकती थी। यानी घोड़े से मतलब किसी इंसान को उससे जरा सी चूक होने पर वो अंग्रेज की स्त्रियां उन पर बेचारे पर कोड़े बरसा देती थी। इधर भारत की जो महिलाएं, उनकी विशेषताओं का वर्णन लेखक ने किया है। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मियां सड़क के बिल्कुल किनारे किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंखें गाड़े कदम कदम बढ़ा रही थी। यानी जिस तरह अंग्रेज की औरतें थी वह स्वतंत्र विचर रही थी, और हमारे भारत की जो नारियां हैं बहुत कुछ बंधन में रहकर चलती हैं, किस तरह समाज की नजरों से बचकर चलती हैं, ये कहानी में बताया गया है। ठीक, आगे देखिए। इसके साथ ही इसके साथ ही भारतीयता का एक नमूना था। भारतीयता का एक और नमूना था। क्या था वह? कि अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला। कौन? अंग्रेजी दा पुरुषोत्तम भी थे। तो अंग्रेजी दा पुरुषोत्तम भी थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। ये व्यक्ति ऐसा है कि खाता हिंदुस्तान की है और गाता अंग्रेजों की है। ये बहुत ही दोगला टाइप का इंसान है और गद्दार व्यक्ति हैं। तो इसके जिक्र यहाँ पर किया गया है कि अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजीदा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे। यानी अपने अपने देश के लोगों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़ कर चलते थे मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला हो। तो प्रश्न यहाँ इस कथन को दे देंगे यहां से लेकर यहां तक, और पूछ लेंगे ये कथन किसके बारे में कहा गया है? तो अंग्रेजी दा पुरुषोत्तम के बारे में। ठीक,
घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, मनुष्यों का वह तांता एक एक कर क्षीण हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे, सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए थे। ऐसी सर्दी पड़ रही थी नैनीताल में। फिर पीछे फिर कर देखा, यहाँ लॉन बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन्न पड़ा था। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सबको ढक दिया। किसने ढक दिया? बर्फ ने ढक दिया। ऐसा घना कोहरा हमने कभी न देखा। वह टप टप टपक रहा था, यानी आसमान से कोहरा टप टप पानी की बूंदों के समान गिर रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था, यानी अब मार्ग पर कोई भी यानी कोई भी व्यक्ति नहीं था। वहां से कोई अब आ जा नहीं रहा था। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। कौन? लेखक। आगे देखिए, रास्ते में दो मित्रों का होटल था। कितने मित्रों का? दो का। और दोनों वहीं ठहर गए। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। दोनों कौन थे? वकील मित्र। ठीक। दोनों कौन थे? वकील मित्र थे। उनका होटल पहले आ गया था। हम दोनों आगे बढ़े तो कितने व्यक्ति थे? दो और दो चार व्यक्ति थे। तो ठीक। लेखक के संग कितने? लेखक के लेखक के संग तीन व्यक्ति थे, और कुल मिलाकर कितने थे? चार लोग थे। लेखक के संग तीन व्यक्ति थे, यानी ये कुल खुद स्वयं लेखक को मिलाकर चार व्यक्ति थे। हमारा होटल आगे था तो ये आगे बढ़े। ताल किनारे चले जा रहे थे, हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गरम बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था। पर साथ के मित्र की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका क्या कुछ ठिकाना है? और वह कैसी क्या होगी, इसका भी कुछ अंदाज है। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठें। ठीक। तो इसके साथ, लेखक के साथ जो मित्र था, उसने एक बेंच को रास्ते में देखकर कहा कि थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं, थोड़ी देर यहाँ पर रुकते हैं। हम उस कोहरे में रात के ठीक 1 बजे, कितने बजे? ठीक 1 बजे, तालाब के किनारे उस भीगी बर्फीली ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। ठीक, लोहे की थी वो बेंच। और रात के कितने बजे बैठे? 1 बजे। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कितने बजे उस बेंच पर बैठे थे? 1 बजे। 5, 10, 15 मिनट हो गए उनको बैठे बैठे। मित्र के उठने का इरादा न मालूम हुआ। मैंने खिज लाकर कहा, चलिए भी, अब तो चलो यार, यहाँ पर बहुत ठंड लग रही है, चलो कमरे पे चलते हैं। अरे जरा बैठो भी। तो दोस्त ने बोला, यार थोड़ी देर और रुक जा। मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। तो मित्र ने मेरे से बोला कि देखो वह क्या है। मैंने देखा, कोहरे की एक की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का, सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा था। नंगे पैर हैं, नंगे सिर हैं, एक मैली सी कमीज लटकाए हैं। पास ही चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10 बरस का होगा। तो बालक कितने बरस का था? 10 बरस का। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे देखो, मित्र ने आवाज दी, ए। उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू यूं ही क्यों घूम रहा है? ऐसा मेरे उसके लेखक के मित्र ने कहा था। बालक मौन मूक, यानी कुछ बोला चाला नहीं, फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? फिर बालक बोलता है, यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। बच्चा ने बोला, दुकान पर। आज वहां क्यों नहीं? तो बच्चा बोलता है, नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? क्या नौकरी थी? ऐसा बोला, पूछा उसने, क्या काम करते थे? सब काम। बच्चे ने बोला, सब काम करता था। 1 रुपया
और झूठे खाने मिलता था उसको। तो ये दोनों फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चे को नौकरी में क्या मिलता था, नौकरी के बदले तो 1 रुपया मिलता था और खाने को झूठा खाना मिलता था। फिर नौकरी करेगा, लेखक के मित्र ने पूछा कि फिर नौकरी करेगा, तो बालक बोलता है हाँ, मुझे तो काम चाहिए। बाहर चलेगा, हाँ। आज क्या खाना खाया, कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा, नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा, क्या यूं ही सो जाएगा, हाँ। कहाँ, यहीं कहीं, इन्हीं पेड़ों इन्हीं कपड़ों से। बालक फिर आंखें खोलकर मुंह खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न था। जब उनको दिख रहा है इस लड़के के पास कोई और कपड़ा नहीं है, तो इसी कपड़ों में सोएगा बेचारा। फिर उसके मित्र ने पूछा, फिर लड़के से पूछा कि माँ बाप हैं, तो लड़का बोला हाँ। कहाँ है, 15 कोस दूर गांव में है। तो उस गरीब लड़के का गांव कितनी दूर था नैनीताल से, 15 कोस दूर। और ये फैक्ट महत्वपूर्ण है। तो तू भाग आया, हाँ। क्यों, क्यों भाग आया भाई? तो लड़का बोलता है मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहां काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और मारता था। माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था उसी गांव का, मुझसे बड़ा। दोनों साथ यहाँ आए, वह अब नहीं है। तो दोस्तों, जो ये कथन है, ये इस कहानी में बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। इस कथन को आप मोस्ट लगा लो और इस कथन को आपको ध्यान में रखना है कौन सी कहानी में है। प्रश्न इस प्रकार बन जाएगा, यहां से लेकर यहां तक इस कथन को दे देंगे और बोल देंगे कौन सी कहानी से लिया गया है। प्रश्न इस प्रकार भी बन जाएगा, इस कथन को दे देंगे कि ये कथन किसने कहा, तो किसने कहा, 10 वर्ष के बालक ने। ठीक। फिर अब नहीं है, तो उसने बताया बालक ने कि अब वो जो मेरे साथ भाग कर आया है अब नहीं है। तो लेखक लेखक के मित्र ने पूछा कहाँ गया भाई? उसने बोला मर गया। हाँ साहब ने मारा, मर गया। अच्छा हमारे साथ चल। यानी उसका दोस्त बेचारा जिस दुकान में काम करता था, उससे कोई चूक हो गई, तो उसके साहब ने इतना मारा कि बेचारा मर गया। ठीक। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे। यानी वो ने जिन दो दोस्तों को रास्ते में छोड़ के आए थे, वापस उनके घर पे गए और उनसे बात की। ठीक, वापस उनके घर पे गए और उनसे बात की। यहाँ बेंच पे वो बैठे थे, यहाँ से वापस कहाँ गए, वकीलों के होटल पे। हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे। वकील साहब, लेखक ने कहा वकील साहब। वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी दोसाला लपेटे थे। तो कौन सी दोसाला लपेटे थे? कश्मीरी। मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। आगे देखो। फिर लेखक के दोस्त बोलते हैं ओहो, फिर आप कहिए, फिर कैसे आ गए आप वापस? आपको नौकर की जरूरत थी ना, देखिए ये लड़का है। तो उसका दोस्त बोलता है कहाँ से लाए, इसे आप जानते हैं? जानता हूं, यह बेईमान नहीं हो सकता। लेखक ने कहा यह बेईमान नहीं हो सकता। तो लेखक का दोस्त बोलता है अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, अजीब हैं। उठा लाए कहीं से। लो जी, ये नो कर लो। अच्छा, अब हमें सोने दो, चलो जाओ आप भी अब। और वे 4 रुपए रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। तो उन लोगों का किराया कितना था, ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। वकील जो इस होटल में ठहरे थे, उनका किराया कितना था? 4 रुपए रोज। 4 रुपए रोज का किराए वाले कमरे में चले गए, यानी 4 रुपए रोज उनका किराया था। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कितना किराया था उन वकीलों के कमरों का? 4 रुपए रोज। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला। लेखक ने अपनी मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगा। मैंने कहा क्या है, क्या है? तो दोस्त ने बोला इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। ठीक।
अंग्रेजी में मित्र ने कहा मगर 10-10 के नोट हैं। ठीक, मगर 10-10 के नोट हैं। मगर 10-10 के नोट हैं। मगर 10-10 के नोट हैं। दोस्तों तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। लेखक के मित्र के पास कितने कितने के नोट थे? 10-10 के नोट। और इस बालक की उम्र क्या है? 10 वर्ष। ठीक, नोट ही शायद मेरे पास हैं, देखूं। तो लेखक भी बोलता है मैं भी देखता हूं, लेकिन मेरे को लगता है मेरे पास भी नोट ही हैं। सचमुच मेरे जेब में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में खटखटा उठते थे। कड़ाके की सर्दी थी। ठीक, कड़ाके की सर्दी थी, यानी उनके पास 10-10 के नोट थे और इसलिए वो लड़के को नहीं देते, क्योंकि 10 रुपए उस समय बहुत बड़े होते थे। इतने ज्यादा रुपए उन्होंने उस लड़के को देना उचित नहीं समझा, चाहे भले से वो फिर भूखाई क्यों ना सो जाए। मित्र ने पूछा तब मित्र ने पूछा अब क्या करें? मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो। मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो। शक पकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगा और अरे यार बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है पास में उतने पैसे नहीं। दोस्तों एक और ये फैक्ट है इसमें कि हृदय में जितनी दया है, हृदय में जितनी दया है पास में उतने पैसे नहीं। तो ये कौन सी कहानी से है? अपने अपने भाग्य नामक कहानी से। ये फैक्ट, ये कथन आपको ध्यान में रखना है। कौन सी कहानी से? अपना अपना भाग्य से। आगे देखिए। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है, मैंने कहा। तो लेखक ने कहा कि हमने इसके प्रति जो दया दिखाई वही खूब है, पैसे नहीं दे रहे तो क्या हुआ? इस तरह लेखक ने भी कहा। मित्र चुप रहे। मित्र ने कुछ नहीं कहा इस बात पे, और चुप रहा। जैसे कुछ सोचते रहे, फिर लड़के से बोले अब आज तो कुछ नहीं हो सकता भाई, कल मिलना। वह होटल डी पब जानता है, वहीं कल 10 बजे मिलेंगे हम तुमसे, तो कल 10 बजे वहां आ जाना। बच्चा बोला हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर? तो बोला हाँ हाँ ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? लड़के ने निराश आशा से पूछा। हाँ, ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा कहाँ सोएगा? तो बच्चे ने कहा यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे, किसी दुकान की भट्टी में। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। दोस्तों लेखक और लेखक के मित्र को ये पता है कि बेचारे लड़का बाहर सोएगा और बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है। जब लेखक को स्वेटर में भी सर्दी लग रही तो बेचारे बच्चे का रात भर क्या हाल होगा। ये जानते हुए भी लेखक को उस लड़के के प्रति, लेखक के मित्र को उस लड़के के प्रति दया नहीं उपजी। उनके अंदर की जो संवेदनाएं थी वो बिल्कुल शून्य हो चुकी थी। उसके प्रति, उस लड़के के प्रति उन्होंने कोई संवेदना प्रकट नहीं की, कोई कुछ काम नहीं किया। ठीक, आगे देखो। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा। क्या कहा? भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े हैं। फिर ये फिर लेखक कहता है ये संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलोसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। तो ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। चलो बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। यह कथन किसका है? लेखक का है। ये कथन लेखक के मित्र का नहीं है, लेखक के खुद स्वयं का है। ठीक, ये कथन आपको ध्यान में रखना है। और कौन सी कहानी का है ये भी ध्यान में रखना है। उदास होकर मित्र ने कहा स्वार्थ, जो कहो लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहयाई, लेकिन हम जो दिखा रहे हैं ये बिल्कुल स्वार्थ है। दूसरे दिन वह बालक निश्चित समय पर होटल डी पब में नहीं आया। क्यों? क्योंकि बेचारा सर्दी में मर चुका था। हम अपनी नैनीताल और नैनीताली शेर यानी नैनीताल की शेर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने न समझी। हमने उस हमने ये नहीं सोचा
हमने ये जरूरी नहीं समझा कि उस लड़के के लिए थोड़ी देर और रुक जाएं। मोटर में सवार होते ही थे कि हाँ, यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी लड़का बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चितले कपड़ों की कमीज मिली जहां वह मरा था। उसकी निशानी ये थी, इस अखबार में दिखाया गया था। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था, यानी उसके पास जो फटे पुराने कपड़े थे यही उसके पास बचे थे। ठीक। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की चादर चिपक गई थी। हल्की चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने सबके लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य है भाई। तो जब लेखक ये पढ़ता है, फिर भी उनके अंदर की जो आत्माएं वो बोलती हैं कि अपना अपना भाग्य है भाई। कोई कैसे मर रहा है, किसी के भाग्य में कैसे मरना लिखा है, किसी के भाग्य में कैसे जीना लिखा है, ये भाग्य की बात है। और इस प्रकार भाग्य पर छोड़कर वह खुद संवेदना को भूल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी, और जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे मैंने आपको बताए। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है आपको कमेंट में बताना है। ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।